नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आरसीएफएल एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, इसके पहले भी एक सेट हमने आपके ऑलरेडी इसके करा चुके हैं, जिसमें कि हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया हुआ था। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे भी आपका इसी तरीके से सीरीज आपका ये चलता रहेगा इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस का, जिससे कि आपका जो है एक एक तरीके से आपका एक रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन का, जो भी आप लोग तैयार कर रहे होंगे जीके का। और यहाँ पे हम लोग उसके साथ साथ में और भी एडिशनल कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करते हैं, जिससे कि आपका जो है और भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर उसे पूछे जाएंगे तो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका है सेट टू का, कि सिक्किम शेयर ए कॉमन बॉर्डर विथ ओनली विथ विच स्टेट। तो देखिए, जो सिक्किम है तो ये केवल एक ही मतलब कि स्टेट से शेयर करता है अपना बॉर्डर, तो वो कौन सा स्टेट के साथ ये शेयर करता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा तो ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल के साथ जो है सिक्किम अपना बॉर्डर शेयर करता है, और मात्र अपना जैसे ये सिक्किम जो स्टेट है तो ये केवल स्टेट वेस्ट बंगाल से ही शेयर करती है। और साथ साथ में अगर इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर से अदर कंट्री से कौन कौन से कंट्री से करती है, तो इसमें आपका आ जाएगा जैसे चाइना हो गया, भूटान और नेपाल हो गया। तो 3 कंट्री के साथ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मैप के थ्रू याद रखने में ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि देखिए बिना मैप के अगर आप लोग इसको रटने जाइएगा तो आपको कभी ये याद होगा नहीं। तो आपको हमने ज्योग्राफी का जब क्लास मैंने आपको कराया था तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन आपके आते हैं इस तरीके से कि नेबरिंग स्टेट कौन सी है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है तो, या तो फिर मान लीजिए कोई स्टेट है पर्टिकुलर स्टेट, वो कौन कौन से बाउंड्री उसके साथ शेयर करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है मैप के थ्रू ही आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपसे क्वेश्चन है पूछा गया था सिक्किम का, तो सिक्किम देखिए यहाँ पे ये सिक्किम है। तो सिक्किम जो है तो मात्र ये जो पोर्शन आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका, तो सिक्किम केवल मात्र आप यहाँ पे देखिए केवल ये इतना ही ये रीजन में है। तो इस तरीके से देखिए जो वेस्ट बंगाल आपका है तो ये पूरे तरीके से इसके साथ ये सटा हुआ है। बाकी और भी कोई भी स्टेट जो है तो सिक्किम के साथ ये नहीं लगा हुआ है। और वहीं पे अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की हम बात करें तो ऊपर में देखिए, ऊपर में इधर चाइना है इसका, ये वाला रीजन इधर चाइना है, इधर फिर नेपाल है और इधर फिर भूटान है। तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ जो है ये शेयर करती है। अब इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका, ये तो आपका जैसे सिक्किम के साथ आपका दिया हुआ था, इसी तरीके से आपका इंडियन स्टेट में से किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है तो ये और कितने अदर स्टेट के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये चीज़ आप लोग मैप के थ्रू इसको देख के अच्छे से आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे। तो जब आप लोग यहाँ पे देखने जाइएगा, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश अब देखिएगा यहाँ पे, तो ऊपर में आपका उत्तराखंड हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा हो गया, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हो गया। तो इस तरीके से ये सारे स्टेट है जो शेयर करते हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का आपसे पूछ लेगा कौन कौन से इंडियन स्टेट के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करती है। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आते हैं कि इंडियन स्टेट्स वो कौन कौन सा है जो कि केवल लॉक इन है, मतलब कि वो किसी भी और भी जो है कंट्री के साथ शेयर नहीं करते हैं, ना तो वो कोई जैसे मान लीजिए कोई मेनलैंड के साथ में और ना तो कोई जैसे सी के साथ में। तो इस तरीके से देखिए जो मध्य प्रदेश आपका है और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है, तो ये पूरे तरीके से लैंड लॉक है, यानी कि ये कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करती है, ना तो कोई वाटर बॉडीज के साथ में और ना ही कोई कंट्री के साथ में। और या तो फिर क्वेश्चन आपका इसमें से ये भी आता है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर स्टेट आपका है, जैसे उत्तराखंड की हम बात करते हैं, तो ये और कौन से कंट्री के साथ ही अपना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, तो वो आपका नेपाल हो जाएगा और दूसरा इधर चाइना हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग मैप के थ्रू इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग आइडिया समझ गए होंगे यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आपसे किस तरीके से फ्रेमिंग आपसे किए जा सकते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन आप कहते हैं तो वो आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है सर के, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इन सभी से रिलेटेड। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च लॉन्च किया गया था। तो ये किस वर्ष की गई थी, तो ये देखिए 1942 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है तो ये एक मूवमेंट, जैसे कि ये मूवमेंट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ताकि जो है ब्रिटिश जो शासन है इंडिया में, जो रूल है उसकी ख़त्म कर दिया, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो ये लॉन्च किया गया था बॉम्बे सेशन में, यानी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब बॉम्बे सेशन हुआ था
8 अगस्त 1942 को। तो ये उस समय का समय जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो प्रोग्रेस में थी। और इस समय जो है ब्रिटिश का जो मतलब ब्रिटिश की जो आर्मी थी तो वो कमजोर पड़ रही थी, यानी कि उसकी आर्मी वीक हो गई थी इस वार में। तो इसमें मौका देखा, इसी दौरान जो है महात्मा गांधी जी ने मौका देखा कि ये अच्छा समय है कि ब्रिटिश आर्मी ऑलरेडी वो वीक पड़ चुकी है, और यदि हम लोग कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो हमारे लिए जो है फायदेमंद हो सकता है। तो इसीलिए जो है इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया हुआ था, और इसी समय इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का। तो ये भी आप लोग इसको याद रखना। तो ये कब किया गया था, तो दैट इज 1942 में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि नेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया हुआ है कि नोबेल प्राइज जीतने वाले फर्स्ट इंडियंस कौन है, और वो भी इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि सिंपली अगर फर्स्ट इंडियन अगर आपसे पूछा आता कि कौन नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता था, और ये इकोनॉमिक्स नहीं रहता, तब आपका क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और मतलब ऑप्शन जो है आपका उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका वहाँ पे क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन आपका यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपका लिख दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है तो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया हुआ था, तो वो है अमर्त्य सेन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट, आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिस्ट हमने पूरा बनाया हुआ है जितने भी इंडियंस ने अभी तक नोबेल प्राइज जीता हुआ है। तो यहाँ पे लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पर्सन्स का नाम दिया हुआ है, और किस जो क्षेत्र में इनको दिया गया था, किस फील्ड में, और किस वर्ष इनको दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछ ले आते हैं कभी कभी, तो आप लोग इनको भी याद रखना। तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला हुआ था तो वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला हुआ था, और इनको लिटरेचर के फील्ड में मिला हुआ था 1913 में। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने की नोबेल नोबेल प्राइज जो है इनको मिली हुई थी। तो नोबेल रेसिपिएंट में सबसे पहले 1913 में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को इंडिया की तरफ से। और वहीं देखिए जो दूसरे नंबर पे थे तो वह थे सीवी रमन, जो कि इनको फिजिक्स के फील्ड में दिया गया था 1930 में। फिर उसके बाद देखिए श्री हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था मेडिसिन के फील्ड में, और ये दिया गया था 1968 में। फिर उसके बाद देखिए मदर टेरेसा जी को भी दिया गया था ये। तो ये इन्हें दिया गया था पीस के फील्ड में, यानी कि जो कैटेगरी रहता है आपका नोबेल प्राइज में उसमें, तो उसमें जो विश्व जो शांति के लिए होती है तो उसके लिए दिया नोबेल प्राइज पीस के लिए दिया गया था मदर टेरेसा को 1979 में। फिर अगला देखिए है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इनको दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में 1983 में दिया गया था। तो ईयर भी आप लोग याद रखना है इसको, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे आता है। और जो अमर्त्य सेन को जो दिया गया था तो ये इनको जो है इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में दिया गया था 1998 में। और फिर अगला देखिए है वेंकट रमन रामकृष्णन जी को दिया गया था केमिस्ट्री के फील्ड में, तो इनको 2009 में दिया गया था। फिर अगला देखिए आपका कैलाश सत्यार्थी है, तो इनको दिया गया था पीस के लिए, तो ये 2014 में दिया गया था इनको, और कॉम्बिनेशन में दिए गई थी। एक तो जैसे एक और मलाला यूसुफजई थी पाकिस्तान की, तो वो उनको भी और साथ में मतलब कॉम्बिनेशन में इनको दिया गया था ये। फिर अगला देखिए जो कि रिसेंट में अगर आपसे पूछा जाए तो ये अभिजीत बनर्जी जो विनर थे ये नोबेल प्राइज के लिए, जो कि इनको इकोनॉमिक साइंस में भी दिया गया था, इसी फील्ड में इनको भी दिया गया हुआ था। तो ये 2019 में दी गई थी। तो ये आपका लेटेस्ट में है। तो पहले जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज रेसिपिएंट है इंडिया की तरफ से तो वह है अमर्त्य सेन, और दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा है तो वो आपके अभिजीत बनर्जी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि क्वेश्चन आपसे वहाँ पे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसरिंग करनी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज टू टेक एन ऑथ और एन अफर्मेशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो देखिए जब भी प्रेसिडेंट अपना ऑफिस में जैसे एंटर वो करते हैं आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट, तो उनको उससे पहले जो है ओथ लेनी पड़ती है। तो ओथ या अफर्मेशन जो होती है तो वो जो है किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। तो इसके लिए देखिए जो चीफ जस्टिस जो होते हैं इंडिया के, तो उनके द्वारा ओथ इनको दी जाती है। तो राइट आंसर आपका जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है आपका इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा इसका। तो ओथ जो होती है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की, तो ये चीफ जस्टिस के द्वारा दी जाती है। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस अगर नहीं रहते हैं किसी भी कारणवश, तो उनके जगह पे जो भी सुप्रीम कोर्ट को जो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, जो अवेलेबल होंगे सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, तो उनके द्वारा ओथ इनको कराई जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन विच गेम द चाइना मैन इज यूज्ड। तो देखिए जो चाइना मैन जो टर्म आपका है, तो ये किस गेम में यूज किया जाता है। तो ये देखिए क्रिकेट में यूज किया जाता है। तो चाइना मैन जो है तो ये आपका एक टर्म है
जैसे कोई अगर लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिन जो करता है यहाँ पे, तो ये उसी को हम लोग बोलते हैं चाइना मैन। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कोई बॉलर होता है तो वो लेफ्ट हैंडेड से अगर वो बॉलिंग करता है, उसमें स्लो लेफ्ट आर्म कोई भी बॉलर होता है तो उसको चाइना मैन बोलाते हैं। तब कि जब मान लीजिए वो लेफ्ट आर्म रिस्ट जब करेगा अपना, तो वो जो है ऑफ स्पिन से करता है, मतलब ऑफ स्पिन करते हुए वो बॉल को घुमाता है और विकेट में मान लीजिए आके वो हिट करता है यहाँ पे, तो इसको चाइना मैन बोला जाता है। मतलब इस तरह के जो बॉलिंग होती है कि जो ऑफ स्पिन होती है, कोई भी लेफ्ट हैंडर जो बॉलिंग बॉलिंग करता है तो उसके अंदर जो ऑफ स्पिन होती है तो उसी को चाइना मैन टर्म जो है दिया जाता है नाम। तो ये आपका है क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन जो बी आपका होगा इसका, दैट इज अब ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से देखिए आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो टर्म आपके हैं यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके जो टर्म है यहाँ पे, जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम्स में, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखना। जैसे एथलेटिक्स की बात करें तो इसमें से आपका आता है, जैसे आपका रिले हो गया, उसका हर्डल्स हो गया, शॉर्ट पुट है आपका, फिर उसका डिस्कस थ्रो हो गया, हैमर थ्रो हो गया, हाई जंप हो गया। तो ये सारे जो है एथलेटिक्स से रिलेटेड आपके हैं। और वहीं बास्केटबॉल की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका जैसे कि ओवरहेड हो गया, ओवरहेड, अंडरहेड हो गया और ओवरहेड हो गया, ये दो टर्म जो मेनली आपसे पूछा था। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो घुमा फिरा के एग्जाम पूछा था, तो वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। उसी तरीके से बैडमिंटन की बात करें तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था, जैसे आपका शटल कुक हो गया, सर्विस कोर्ट हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, स्मैश हो गया, हीट हो गया, ड्रॉप, नेट और लव। तो ये लव आप लोग याद रखना, ये भी बहुत बार ये पूछा गया हुआ है। फिर उसके बाद बॉक्सिंग की बात करते हैं, जिसके लिए देखिए नॉकआउट हो गया, ब्लीडर हो गया और विस्कर्स हो गया। तो ये मेन जो टर्म है जो यूज़ किया जाता है बॉक्सिंग से रिलेटेड। और बाकी देखिए क्रिकेट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो इसमें जो चीज़ थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप लोग नहीं जानते होंगे कोई लोग, तो इसमें से आपका ये चीज़ होते हैं, जैसे आपका बेल्स हो गया, पेविलियन हो गया, रबर हो गया, इसके अलावा स्पिन या गुगली हो गया, हुक हो गया, ग्लांस हो गया, स्ट्रोक या शॉर्ट पुल सिक्सर, फॉलो थ्रू हो गया, इसके अलावा टर्न या गली हो गया, लॉन्ग ऑन, सिली पॉइंट, फॉरवर्ड शॉट लेग हो गया। तो ये सारे जो है क्रिकेट से रिलेटेड टर्म आपका है, तो ये चीज़ इजिली आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए क्रिकेट का। बट प्रॉब्लम जो होती है तो बाकी और जो गेम्स होते हैं तो उनमें लोगों को दिक्कत होती है। जैसे आपका चेस का ही बहुत बार इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ था। तो चेक में आपका जो है, तो इसमें एक चीज़ आपका इसमें पूछा था, गैम्बिट का आपका पूछा जाता है। तो गैम्बिट आपका है, मतलब कि ये चेस से ही रिलेटेड है। उसी के अलावा जैसे स्टेलमेट आपका हो गया, चेकमेट हो गया, ग्रैंड मास्टर हो गया और इंटरनेशनल मास्टर आपका हो गया। फिर इसका फुटबॉल से रिलेटेड देखिए जो टर्म आपका है, तो इसमें आपका जैसे किक हो गया, गोल हो गया, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, फोल, डिफेंडर, उसके बाद साइड बैक पास हो गया, कॉर्नर बैक हो गया। तो ये सारे और भी होते हैं टर्म, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है तो वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए जो गोल्फ से रिलेटेड आपका है, तो इसमें एस आपका है, डबल ईगल हो गया, बीच है, बॉडी आपका है और ब्लाइंड शॉट हो गया। उसी तरीके से हॉकी की बात करते हैं तो इसमें आपका बुली है, शॉर्ट कॉर्नर हो गया, गोल, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक हो गया। तो ये आप लोग यहाँ नाम से ही देख के इसको आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो अगला आपका इसमें पोलो का आपका है, तो पोलो में देखिए जैसे पोलो बंका रहती है, नाम से ही आप लोग याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो आपका है इसमें चक्कर आपका है, तो ये भी जो है पूछा जाता है एग्जाम में। फिर स्विमिंग से देखिए तो इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक हो गया और ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया और बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गया। तो इनमें जो है ये सारे इस टाइप के जो मुद्रा होते हैं, मतलब कि करते हैं, जो तैराकी तैरते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, तो वो उसका नाम है ये। उसी तरीके से जो आपका शूटिंग है, तो इसमें देखिए रैपिड फायर पिस्टल है, तो पिस्टल के द्वारा ये शूटिंग की जाती है, तो ये आप लोग इसलिए इसको याद कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड राइफल है, तो राइफल से भी शूटिंग की जाती है। इसके अलावा जो बुल साई आपका है, तो ये बहुत बार पूछा गया हुआ है आपका, तो इसको आप लोग याद रखना। अब देखिए जिसका भी बुल साई रहेगा तो वही तो आसानी से, मतलब जो है अपना, वो अपना आसानी से जो है वो लगा सकता है, निशाना लगा सकता है शूटिंग में। तो ये आपका आसान है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा फिर देखिए जो आपका टेनिस से रिलेटेड है, तो इसमें देखिए जैसे सर्विस हो गया, आपका ग्रैंड स्लैम हो गया, ड्यूस हो गया, स्मैश है और ग्रास कोट है और ड्रॉप शॉट आ गया। तो ये सारे जो टर्म है तो आप लोग इसको याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इफ पास्ट लीड्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, कि कौन सा मोशन है कि अगर ये पास हो जाती है तो इससे जो है गवर्नमेंट की हार की ओर ले जाती है इसे। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सेंसर मोशन, दूसरा आपका दिया हुआ है कट मोशन। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही आपका है, ओनली वन या ओनली टू या बोथ या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेंसर मोशन और कट मोशन के बारे में आपको समझना होगा। इसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये मोशन पास हो जाती है तो इससे जो है गवर्नमेंट की हार की ओर उसे ले जाती है।
तो अब यहाँ पे देखिए जो सेंसर मोशन आपका है, तो ये जो है कोई भी अगर मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल मिनिस्टर्स है सरकार के अंदर में, या फिर कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, या फिर मान लीजिए इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर वो मान लीजिए कोई अगर इस एक ऐसे स्पेसिफिक पॉलिसी है, या फिर कोई मान लीजिए उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना होगा, उनको हटाना होगा, तो उसके लिए जो है सेंसर मोशन लाई जाती है। तो सेंसर मोशन यहाँ पे देखिए ये कोई एक इंडिविजुअल के लिए भी, मिनिस्टर के लिए भी लाया जा सकता है, अगर उसे जो है अगर उसके कोई पॉलिसी के लिए, स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए अगर उनको हटाना होगा, या फिर मान लीजिए कोई एक्शन लेना होगा उनके अगेंस्ट में, तो ये लाया जा सकता है सेंसर मोशन। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें कट मोशन है। तो कट मोशन ये एक पावर देती है, यानी कि जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, तो उनको जो है ये डिमांड करने का जैसे वो जैसे अपोज कर सकते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए ग्रांट जो फाइनेंशियल बिल में रहती है, तो उसको अगर जैसे मान लीजिए अपोज करते हैं कि जैसे उसमें गलत तरीके से कुछ भी चीज़ है बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है उसमें, तो वो अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वो लाते हैं कट मोशन, और अगर मान लीजिए कट मोशन अगर ये पास हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है रूलिंग में है, तो उनको डिफीट की ओर ले जाती है, क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड रहती है। अगर मान लीजिए कट मोशन में अगर बढ़ा चढ़ा के कोई अगर मान लीजिए जो है वह की गई होगी रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा, तो अगर मान लीजिए इसके खिलाफ कट मोशन अगर लाई जाएगी और अगर पास हो जाती है, तो फिर जो है इसकी मतलब होता है कि जो सरकार रूलिंग में है, तो उसकी उस समय जो है हार की ओर से ले जाती है। तो यहाँ पे जो आपका टू जो ऑप्शन दिया आपका इसमें कि दैट इज कट मोशन, तो यही आपका इसमें सही होगा, तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट वैकेंट इफ ए मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट द परमिशन फ्रॉम द सेशन ऑफ। अगर मान लीजिए कि कोई मेंबर है पार्लियामेंट का या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो वो कब किया जा सकता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है तो वो बिना परमिशन के वो सेशन से वो कितने दिनों तक एब्सेंट रहता है, तब जो है उसकी सीट को वैकेंट किया जा सकता है। तो इसका देखिए ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी आपका हो 60 डेज का। तो मान लीजिए कोई पर्सन आपका है, पर्सन कोई जैसे मान लीजिए कि अगर वो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का या फिर पार्लियामेंट का कोई एमपी है, तो वो अगर कंटिन्यूअसली बिना कोई इन्फॉर्म, बिना कोई परमिशन के, बिना इन्फॉर्मेशन किए हुए अगर वो कंटिन्यूअसली एब्सेंट रहता है 60 डेज के लिए, तो उसकी जो सदस्यता है यानी कि जो उसकी जो सीट रहेगी, तो वो वैकेंट माना जाएगा। और ये जो है उस समय फिर उसकी जैसे उनको फिर से वहाँ पे एमपी की जो पोस्ट जो होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहती है, तो उसकी जो मतलब कि अगर सीट वैकेंट कर दिया जाएगा, तो फिर उसकी जो सदस्यता है वो रद्द भी किए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 101 में ये मेंशन किया गया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्टुरी। तो कौन सा इसमें से एक नदी है कि जो एक मुहान बनाती है। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ इसमें कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और गंगा। तो इसमें देखिए जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपने देखा था कि दो रिवर ऐसे हैं जो नर्मदा और ताप्ती है कि जो एस्टुरी बनाती है। तो ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है नर्मदा नदी दिया हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो नर्मदा देखिए नदी ऐसी नदी है कि ये रिफ्ट वैली से भी फ्लो करती है, यानी कि जैसे घाटी के जो दरारें जो होती है तो उसके बीच से ये फ्लो करती है। तो यहाँ पे आपका जैसे दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा रिवर है आपका और दूसरा है ताप्ती नदी है। तो ये ऐसे दो नदी है कि जो कि एक एस्टुरी बनाते हैं ये, और ये जो है रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। रिफ्ट वैली मतलब कि जैसे दोनों तरफ घाटी होती है और उसके बीच में नदी फ्लो करती है, और ये जाके इधर जैसे कि आपका इधर अराबियन सी है, तो इसमें जाके फिर लास्ट में मिल जाती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपके मेनली यही आपके हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इकोसिस्टम के बारे में आपको समझना होगा कि ये क्या होती है, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा स्टेबल है। तो इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा एक इन्वायरमेंट या फिर कोई एक ऐसी एक मान लीजिए कि एक परिस्थितिकी तंत्र होती है कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे, तो उनको वो सारे चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो भी रिसोर्सेस ज़रूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल में बहुत सारा आपने देखा होगा इन्वायरमेंट वाली क्लास में कि जो इकोसिस्टम होते हैं तो वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल भी क्रिएट किया जाता है और एक नेचुरल भी होते हैं। तो नेचुरल में भी बहुत तरह के होते हैं, एक लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, मैरिन बेस्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे कंडीशंस कैसी है और वहाँ पे जो जीव जो रहते हैं तो वो किस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। और वहीं मैन मेड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जैसे आपका कोई भी एक्वेरियम हो गया, या फिर जो लैंड जो क्लियर किए जाते हैं फसल को, जो क्रॉप्स को उगाने के लिए, तो वो भी आपका इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। तो सिंपल ये एक नेचुरल या फिर कोई एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हो सकती है कि जहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है स्पेसीज को, जितने भी स्पेसीज होते हैं तो उनको जो है रहने के लिए आपका एक हो गया।
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो आपके इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो उनमें जो कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस मतलब कि जो टेम्परेचर का हो गया, फिर जो केमिकल कंपोजिशन जो भी होते हैं, तो वो कितना समय तक वो स्टेबल रह सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे नहीं होते हैं इन्वायरमेंट का। अगर मान लीजिए कोई वाटर बॉडीज है तो वाटर बॉडीज की जो वहाँ पे अगर जैसे वो सैलीन है, सैलिनिटी है, यानी कि जो वो जो है खर्रा पानी का है, तो अगर वो थ्रू आउट द ईयर वो ऐसे ही रहता है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा इकोसिस्टम का। लेकिन यदि हम लैंड बेस्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो लैंड पे जो जीव रहते हैं तो यहाँ पे मौसम में चेंज होते रहते हैं, कभी बरसात आती है, कभी जैसे ठंड की मौसम आते हैं और कभी गर्मी आ जाती है, तो ये उतने ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम नहीं होते हैं लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्टेबल इकोसिस्टम या फिर जो नॉन स्टेबल इकोसिस्टम क्या होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है डेजर्ट दिया हुआ है, ओशियन दिया हुआ है, माउंटेन्स और फॉरेस्ट दिया हुआ आपका। तो जो डेजर्ट जो होते हैं तो ये स्टेबल इकोसिस्टम तो ये होते ही नहीं है, क्योंकि देखिए दिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में ठंडी होती है, तो ये तो आपका अनस्टेबल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जैसे आपका उसमें ओशियंस दिया हुआ है, तो ओशियन ही है कि जो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो ऑप्शन जो बी आपका इसमें है तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा इसका। इसमें देखिए जो स्टेबल इकोसिस्टम आपके जो होते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कि इनके जो फंक्शन जो होते हैं तो वो अनअल्टर्ड होते हैं एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अब इस तरीके से ये इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि जो सैलिन जो होते हैं ये, तो इनमें ये जो फीचर्स होते हैं तो ये कभी भी इनके चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं उतने मात्रा में। और साथ साथ में जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन रहती है या फिर जो लाइट या टेम्परेचर की भी यदि हम बात करते हैं तो ये जो है लगभग ये कांस्टेंट ही रहती है, और इनमें बहुत ही कम चेंजेस होते हैं अगर होना भी रहता है तो इस तरीके से ओशियन जो होती है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम के अंदर में आते हैं। लेकिन माउंटेन भी देखिए तो ये भी चेंजेस होते रहते हैं, फॉरेस्ट में भी चेंजेस आपके होते रहते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको इन्वायरमेंट वाले क्लास में अच्छे से आपको समझाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इमेजनरी लाइन्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द इक्वेटर पास इज। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट, मतलब कि कॉन्टिनेंट वो कौन सा है कि जिसके थ्रू जो इमेजनरी लाइन्स है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो इक्वेटर है ये तीनों पास करते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये सही आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन ये जो मतलब अफ्रीका जो आपका दिया हुआ है, तो देखिए इसको आप लोग मैप के थ्रू ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो यदि आप लोग वर्ल्ड मैप को देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेजरली जो लैटिट्यूड जो होते हैं आपके, तो पहला आपका हो गया 0 डिग्री इक्वेटर आपका हो गया। उसके बाद जो 23:5 जो डिग्री आपका ऊपर में है नॉर्थ में, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे साउथ में आपका है दैट इज 23.5 जो डिग्री हाफ जो आपका है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये तीनों जो है ये जो लैटिट्यूडनल जो लाइन्स है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो और उसके बाद इक्वेटर आपका, और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ जो है आपका यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है। तो ये तीनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये गुजरते हैं। लेकिन और भी कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है कि जिनके थ्रू जो है ये तीनों जो रेखाएं हैं यानी ये पास करती है। तो आप लोग यहाँ पे मैप के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में कौन सा मतलब कौन कौन से कंट्री है कि जो कि इक्वेटर से वो पास करते हैं, इक्वेटर जो है पास करती है उनके थ्रू, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है कौन कौन से कंट्री से ये पास करती है। तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी जो है देख लेना है यहाँ पे। और ये चीज़ आप लोग मैप के थ्रू ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ जैसे कैप्रिकॉर्न की, तो ये टोटल 10 कंट्री के साथ ये पास करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका जैसे नीचे वाला पोर्शन आपका है, तो नीचे अगर आप देखते हैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो इसमें अगर आप देखते होंगे साउथ अमेरिकन कंट्री जो है नीचे, तो इसमें आपके बहुत सारे कंट्री आते हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया आपका, इसके अलावे आपका जैसे यहाँ पे हो गया पैरागुआ हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिले हो गया। तो ये सारे कंट्री आते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना सभी को। जैसे आपका नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मदागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सारे कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करते हैं। उसी तरीके से जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर की आपका देखिए टोटल जो है ये लगभग बहुत सारे कंट्री से पास करती है। तो उसमें से आप देखिए यहाँ पे 13 टोटल कंट्रीज आपका हो गया, 3 कॉन्टिनेंट है और 3 वाटर बॉडीज है। तो कंट्री में साउथ अमेरिकन की बात करते हैं तो इसमें इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। और वही अफ्रीकन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कंट्री है, जैसे गबून आपका, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा आपका हो गया, केन्या है, उसके बाद सौ टोम, और उसके बाद फिर सोमालिया आपका है। और एशियन की बात करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो इसमें मालदीव्स आपका हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किरीबाटी हो गया आपका, जो कि ओशियनिया आपका, फिर उसके बाद फिर आपका ओशियनिया है। तो ये सारे जो है कंट्री जो है पास करते हैं इक्वेटर से। तो ये चीज़ आप लोग मैप के थ्रू ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैप अगर आप लोग देखते हैं इसको, तो आप लोग वहाँ पे और अच्छे से क्लियर आपका होगा। उसी तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका ऊपर में, यानी कि जो नॉर्थन साइड में है,
तो इसके थ्रू कौन कौन से कंट्री पास करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 16 कंट्री है और 3 कॉन्टिनेंट है और 6 वाटर बॉडीज है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इनके थ्रू। तो इसमें आप कंट्री की अगर आप नाम याद रखना चाहें तो नॉर्थ अमेरिका में जैसे बहामास आपका है, उसके बाद फिर मैक्सिको, और अभी अफ्रीका की बात करते हैं तो इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मॉरिसिनिया हो गया। और वहीं एशिया की बात करते हैं इसमें ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया और सऊदी अरबिया हो गए। तो ये सारे कंट्री है। तो एटलीस्ट आप लोग सारा तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन इक्वेटर का आप लोग जरूर याद रखना है, इनसे आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो यही चीज़ सेम आपसे इसमें पूछा गया था कि कौन सा मतलब कि कौन जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इक्वेटर जो है, तो ये इमेजिनरी लाइन जो होती है कौन से कॉन्टिनेंट के पास करती है, ये तीनों के तीनों। तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसमें आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो दो सेट, दूसरा सेकंड सेट जो आपका था तो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी आपका ये लेक्चर सीरीज चलता रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।